दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा बस उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। अब लगभग यह तय हो गया है कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष होंगे। चर्चा करूंगा इस बात पर, कौन है पंकज चौधरी, आखिर उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कैसा रिश्ता है और पिछले अध्यक्ष के मुकाबले कितने फायदेमंद होंगे भाजपा को, और सबसे अंत में कि क्या वो मुकाबला कर पाएंगे अखिलेश यादव के पीडीए की काट का। दोस्तों अब लगभग नामांकन हो गया है और कोई और नामांकन नहीं हुआ है। अब हालांकि ये कोई सरकारी काम नहीं है और फिर भी कोई सरप्राइज हो जाए तो बात और है, लेकिन लगभग 100% अब कोई सरप्राइज होने नहीं जा रहा है। और पंकज चौधरी, जिनका नाम पिछले 72 घंटे से पहले रेस में कहीं भी नहीं था, अब वो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। वो कितने लोकप्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, भाजपा के अंदर भी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही पंकज चौधरी का नाम सामने आया तो भाजपा के आम कार्यकर्ता की तो बात छोड़ दीजिए, भाजपा के विधायक, भाजपा के जिलाध्यक्ष, भाजपा के कुछ सांसद भी गूगल पर सर्च करते हुए नजर आए कि आखिर पंकज चौधरी कौन है। दरअसल सही बात यह है, हालांकि वो एक लंबे समय से राजनीति में है और केंद्र में राज्य मंत्री हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए वो बिल्कुल एक नया चेहरा है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए वो नया चेहरा नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी खासी घुसपैठ है। मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश पंकज चौधरी ने अपनी राजनीति की शुरुआत एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में करी थी और एक बार फिर यह हुआ है कि भाजपा ने अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश की कमान एक ऐसे व्यक्ति को सौंपी है जिसने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस में रहकर करी थी। हालांकि कांग्रेस में उनका कार्यकाल बहुत छोटा था। 1989 में इन्होंने राजनीति की शुरुआत करी। गोरखपुर के रहने वाले हैं, एक बहुत बड़े तो नहीं लेकिन उद्योगपति हैं, और शायद जहां तक मैं समझ रहा हूं राहत रूह तेल जो है वो इन्हीं का है, ये उसी कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर ही गोरखपुर के अंदर पार्षद का चुनाव लड़ा था और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस से डिप्टी मेयर का पद मांगा, लेकिन कांग्रेस में रहकर इनको डिप्टी मेयर का पद का टिकट नहीं दिया गया। राजनीति में नए नए आए थे, कोई पुराने कांग्रेसी नहीं थे, कोई वैचारिक रूप से कांग्रेस से लगाव नहीं था। इन्होंने तत्काल, इनको निमंत्रण मिला भाजपा की ओर से, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्यागपत्र दे दिया और तत्काल भाजपा में शामिल हो गए। और 1990 से पिछले 35 ईयर्स से कांग्रेस में आने के, भाजपा में आने के बाद फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो यदि सच पूछा जाए तो हम इन्हें दल बदलू भी नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति की शुरुआत करी थी और तब कांग्रेस के ओर से पार्षद के लिए कोई बहुत लॉबिंग नहीं होती है। कांग्रेस को लगा होगा कि ये पार्षद का चुनाव अपने वार्ड से जीत जाएंगे, इसलिए इनको सिंबल दे दिया। एक बार जब भाजपा में आ गए
फिर इन्होंने कहीं पार्टी नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के हर कार्यक्रम में इन्होंने बराबर की सहभागिता करी। खास तौर से जब राम मंदिर आंदोलन चला या और तमाम हिंदुत्ववादी प्रोग्राम भाजपा की ओर से हो रहे थे, तब पूरी तरीके से एक भाजपाई, एक हिंदुत्ववादी, एक संघी जैसे राजनेता के रूप में पंकज चौधरी भाजपा में सक्रिय रहे। और वो कितनी मजबूत पकड़ रखते हैं अपने क्षेत्र में, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगातार 7 बार से वो लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। 7 बार से लोकसभा के सांसद हैं, लगातार नहीं। 7 बार सांसद चुना जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि 5 बार योगी जी भी सांसद रहे, लेकिन गिने चुने नेता ऐसे होते हैं जो एक ही लोकसभा क्षेत्र से 5 बार, 6 बार, 7 बार सांसद चुने गए। पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं और फिलहाल केंद्र में राज्य मंत्री हैं। इनको संघ का समर्थन प्राप्त है और इनको अमित शाह का भी पूरा समर्थन प्राप्त है। अब एक प्रश्न आता है कि योगी जी से इनके रिश्ते कैसे हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है वो थोड़ी सी परेशानी पैदा करने वाली है। कहा यह जाता है कि पंकज चौधरी भी चूंकि मूल रूप से गोरखपुर की राजनीति करते हैं, गोरखपुर में जन्मे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी का भी राजनीति का कर्म क्षेत्र, हालांकि वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश है, लेकिन गोरखपुर उनका सबसे प्रमुख कर्म क्षेत्र है। और सुना यह है कि योगी जी से उनका 36 का आंकड़ा अब तक की राजनीति में रहा है। और भाजपा में जब तक योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उनको योगी जी का एक कट्टर विरोधी माना जाता था। इससे पहले भी जो अध्यक्ष थे भूपेंद्र चौधरी, उनका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी रिश्ता योगी आदित्यनाथ से बहुत अच्छा नहीं रहा। कई बार अफवाहें उड़ी, कई बार ये हुआ कि या तो योगी जी या मौर्य जी, कई बार मानव नंबल की नौबतें आई और कई बार केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि भाजपा के जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के एक विरोधी को केंद्र में योगी जी, केंद्र में मोदी जी और अमित शाह योगी जी के पर कतरने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहीं योगी जी बहुत मजबूत ना हो जाए, इसलिए वो एक योगी विरोधी व्यक्ति को भी प्रमुख स्थान पर बैठाए रहते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। राजनीति में आप पार्टी के अंदर एक ही खेमे को सारे पद दे दोगे तो पार्टी टूट जाएगी, और यदि पार्टी के अंदर 2 या 3 खेमे हैं तो उन सभी को एडजस्ट किया जाना जरूरी है। और मैं ऐसे रूप में देखता हूं, किसी योगी जी को पर कतरने के रूप में नहीं देखता, बल्कि योगी जी का जो विरोधी खेमा है उसको भी साधने का
योगी जी, मोदी जी और अमित शाह का ये प्रयास है या भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का प्रयास है। तो फिलहाल जहां तक योगी जी से रिश्तों का सवाल है, उनका पंकज चौधरी का अभी तक बहुत अच्छा रिश्ता नहीं गया है, लेकिन भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार अपने पदों पर रहे हैं और कभी ऐसी टकराव की नौबत नहीं आई कि जिससे भाजपा को कोई असहज स्थिति का सामना करना पड़ा हो। इसलिए मुझे लगता है कि भले ही वो योगी जी के विरोधी हैं, लेकिन उसके बाद भी संगठन को लगातार एक मजबूत दिशा देने में कामयाब हो जाएंगे। अब एक तीसरा प्रश्न उठता है कि आखिर पिछले अध्यक्ष के मुकाबले पंकज चौधरी कितने कामयाब होंगे, खासतौर से ये देखते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के जिलाध्यक्ष, यहां तक कि भाजपा के नगर पालिका के चेयरमैन भी गूगल सर्च करते हुए नजर आए कि आखिर कौन है पंकज चौधरी। प्रश्न है वो कितने प्रभावी होंगे और वो पिछले अध्यक्ष से कितने ज्यादा सफल होंगे। पिछले 45 सालों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 17 अध्यक्ष देखे हैं। 17 अध्यक्षों में सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे रहे जिन्हें 2 बार का कार्यकाल मिला और इस तरीके से 15 व्यक्ति पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश के भाजपा के 17 अध्यक्ष बने। फिलहाल ओम प्रकाश सिंह जाति से कुर्मी है और उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि मैं कहूं कि बरेली से, बल्कि रामपुर बरेली के बॉर्डर से यह कुर्मी वोट बैंक चालू हो जाता है और यह इलाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया तक लगभग हर लोकसभा सीट, हर विधानसभा सीट पर प्रभावशाली है। इसलिए कुर्मी समुदाय के व्यक्ति को टिकट देना बेहद महत्वपूर्ण है। हम पिछले अध्यक्ष को भी देखकर एक बात देख सकते हैं कि भाजपा उसको जिलाध्यक्ष बनाती है, उस समुदाय के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाती है जो भाजपा का परंपरागत वोटर नहीं है, मतलब जिसके बिदकने की संभावना फिलहाल हो रही होती है। पिछली बार आपको याद होगा किसान आंदोलन चल रहा था, यदि मैं उसे किसान आंदोलन के बजाय जाट आंदोलन कहूं तो गलत नहीं है, वो जाट आंदोलन था और जाटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को लेकर नाराजगी थी। उस समय उम्मीद के विपरीत भूपेंद्र चौधरी, जिनका कद इतना बड़ा नहीं था कि उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष यह सोचकर बना दिया गया कि चूंकि वो जाट जाति से आते हैं तो शायद उनको अध्यक्ष बनाने से जाट समुदाय में नाराजगी कम होगी, जाट समुदाय में भाजपा थोड़ी घुसपैठ कर सकेगी। फिलहाल पिछले चुनाव में कुर्मी वोट बैंक भी भाजपा के लिए चुनौती था और आपको यदि याद हो 2024 में जब तक नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में थे, ये संभावनाएं भी हो रही थी और इंडी गठबंधन इस प्रयास में था कि लोकसभा में बनारस में मोदी जी के खिलाफ
नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि बनारस में कुर्मी वोटों की संख्या बहुत है और कुर्मी वोटों को लेकर, नाराजगी को लेकर भाजपा बहुत चिंतित थी। हालांकि नाराजगी ठाकुर वोटों में भी थी, जबकि योगी आदित्यनाथ, जिनकी अब कोई जाति नहीं है, लेकिन वो मूल रूप से ठाकुर जाति से आते हैं। और माना यह जा रहा है कि पश्चिम, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कुर्मी समुदाय का उतना वोट नहीं मिला जितना वोट भाजपा को मिलना चाहिए था। फिर अब जहां तक भूपेंद्र सिंह से कंपैरिजन का सवाल है, मुझे लगता है वो भूपेंद्र सिंह से अच्छे साबित हो गए। उसका एक कारण है, भूपेंद्र सिंह की जनता के बीच में कोई घुसपैठ नहीं थी। यहां तक कि वो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर भी उनका कोई प्रभाव नहीं था। यहां तक कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में भी व्यक्तिगत प्रभाव उनका कुछ नहीं है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी और लोकसभा सीट या किसी और विधानसभा सीट की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं से दूरी बना के रखते थे, और कहा यह जाता है कि आम कार्यकर्ता की तो बात छोड़ दीजिए, भाजपा के सम्मानित लोगों को भी, जो जिले में है, कस्बों में है, उनको भी पिछले प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। और एक और बात उनके बारे में कही जाती थी, हालांकि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उनके चारों ओर जो घेरा रहता था वो समाजवादी पार्टी के लोगों का रहता था। हालांकि वो कभी सपा में रहे नहीं, लेकिन उनके काफी नजदीकी लोग, जो व्यक्तिगत रूप से उनके नजदीकी लोग थे, वो सपा में ही थे। और इसलिए काफी लोग ये आरोप लगाते हैं कि उनके नजदीक सपाइयों का घेरा था। ये आरोप है हालांकि, और कई बार ऐसा भी होता है कि विरोधी लोग जानबूझ कर भी ऐसे आरोप लगा देते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन इसके विपरीत पंकज चौधरी की जनता में घुसपैठ है, और इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वो 7 बार के सांसद हैं। 7 बार वही व्यक्ति सांसद चुना जा सकता है जो जनता के बीच रहता हो। यदि आप जनता के बीच में नहीं रहते, यदि आप जनता के लिए सर्वसुलभ नहीं हैं, तो संगठन के आप कितने भी प्रिय हैं, संगठन पर आपकी कितनी भी पकड़ है, आप 7 बार लगातार किसी एक ही विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा क्षेत्र से चुने नहीं जा सकते। आप 7 बार के सांसद हैं महाराजगंज लोकसभा सीट से। तो इसका मतलब ये तो बहुत साफ है कि पंकज चौधरी भूपेंद्र चौधरी के मुकाबले भाजपा के लिए फायदेमंद होंगे। यदि वो 7 बार सांसद चुने गए हैं, तो इसका मतलब है उनकी वोटर पर पकड़ है, वो वोटर पर ग्रिप बनाना जानते हैं। भूपेंद्र चौधरी की किसी भी लोकसभा क्षेत्र, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पकड़ नहीं थी, लेकिन पंकज चौधरी की लोकसभा क्षेत्र पर पकड़ है। दूसरी बात, भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद भी जाट समुदाय में अतिरिक्त वोट नहीं मिला भाजपा को। जैसी कि उम्मीद थी कि नाराजगी दूर हो जाएगी, वो नाराजगी दूर नहीं हुई। जो परंपरागत रूप से हिंदुत्ववादी जाट थे, वो पहले भी भाजपा को वोट देते थे और उन्होंने तब भी भाजपा को वोट दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे जाट संख्या
बहुत कम थी या शायद नगण्य थी जिन्होंने इसलिए भाजपा को वोट दिया हो कि भाई अब एक जाट समुदाय का व्यक्ति भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है। इधर कुर्मी समुदाय में भाजपा को लेकर ऐसी नाराजगी नहीं है जैसी नाराजगी जाट समुदाय में भाजपा को लेकर थी। बरेली में संतोष गंगवार एक बहुत पुराने भाजपा के नेता हैं, फिलहाल अब एक प्रदेश के राज्यपाल हैं। वो भी बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे और वो भी कुर्मी है। स्वतंत्र देव सिंह भी कुर्मी है। कुर्मी बिरादरी का बहुतायत वोट भाजपा को मिलता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार भी कुर्मी समुदाय के एक बड़े नेता हैं और सबको पता है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता थोड़ी सी संदेहास्पद है और यदि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में बने रहे होते तो हो सकता है भाजपा के लिए समस्याएं और ज़्यादा खड़ी हो जाती। अब जब एक कुर्मी समुदाय के व्यक्ति को ही और एक ऐसे व्यक्ति को जिसके कुर्मी समुदाय पे पकड़ है, जब उसको बना दिया गया है तो निश्चित रूप से भाजपा ये उम्मीद कर सकती है कि अब कुर्मी समुदाय का वोट भाजपा को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पंकज चौधरी पहले कुर्मी नेता हो जिनको उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले 3 और कुर्मी नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। विनय कटियार एक जमाने में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। हालांकि मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि आखिर क्या कारण है कि विनय कटियार जैसा कट्टर हिंदुत्ववादी आज भाजपा के अंदर हाशिए पर पड़ा हुआ है। कभी उत्तर प्रदेश के युवाओं की आवाज हुआ करते थे और खास तौर से जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, विनय कटियार का एक बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा नाम था और युवाओं में उनकी बहुत लोकप्रियता थी। वो भी कुर्मी थे। इसके अलावा एक ओम प्रकाश सिंह भी भाजपा के अध्यक्ष रहे, वो भी कुर्मी थे। एक और कुर्मी समुदाय के व्यक्ति रहे। तो ये कोई पहले कुर्मी नेता नहीं है, ये चौथे कुर्मी नेता हैं जिनको भाजपा ने उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने जा रही है। औपचारिक घोषणा 14 तारीख को होगी, आज 13 तारीख है। तो फिलहाल में मुझे ये लगता है कि भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से भाजपा को कोई लाभ नहीं मिला था, लेकिन पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से भाजपा को लाभ मिलना चाहिए। हालांकि कुर्मी वोट भाजपा को मिलता ही है, लेकिन अब और ज्यादा मिलेगा, कम से कम मेरा आकलन यह है। अब एक चौथा प्रश्न उठता है कि लड़ाई पंकज चौधरी की किससे है? लड़ना है अखिलेश यादव से, जो पीडीए की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं पीडीए बहुत मजबूत है। हालांकि भले ही बयान ये दे रहा हूं अखिलेश यादव कि पीडीए की वजह से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, पीडीए धरातल पर बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर ही अंदर खुद अखिलेश यादव को पीडीए पर भरोसा नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने अभी 11 तारीख को ये बयान दिया है कि 2027 का लोक विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी से मिलकर लड़ेगी। कांग्रेस एक शून्य पार्टी है जिसके पास अमेठी और रायबरेली के बाहर भिक्षा देने के लिए 10 वोट भी नहीं है। तब ऐसा क्या कारण है कि अखिलेश यादव को 2 साल पहले यह कहना पड़ रहा है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे?
इसका मतलब अखिलेश यादव को ये बात मालूम है कि मैं प्रेस में आकर पत्रकारों के सामने भले ये बात कहूं कि पीडीए 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 बहुत मजबूत है, लेकिन मुझे चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के पास पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं 1 वोट, कहीं 10 वोट, कहीं 100 वोट जो भी हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि पीडीए कागजों पर तो है, धरातल पर नहीं है। यदि धरातल पर होता तो वो उस कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा 2 साल पहले नहीं करते। 2 साल पहले उस कांग्रेस पार्टी के आगे समर्पण नहीं करते जिसके पास अमेठी और रायबरेली के बाहर कोई नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका वाड्रा हो। दोनों मजाक का विषय है। सिर्फ कोई दिमागी रूप से बहुत कमजोर व्यक्ति हो, वो किसी भी दल के हो, वो राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा को गंभीरता से ले सकता है। लेकिन यदि थोड़ा सा भी दिमागी व्यक्ति है तो वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इनको गंभीरता से नहीं लेता। दोनों हवाई बातें करते हैं, झूठ के पुलिंदे हैं, छोड़ते हैं। दोनों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है। दोनों राजनीति नहीं करते, राजनीति का व्यापार करते हैं। बिहार के अंदर यदि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को घर बैठा दिया होता और कह दिया होता 1 सीट भी नहीं दूंगा राहुल गांधी को, शायद तेजस्वी यादव की स्थिति कुछ बेहतर होती। बिहार के अंदर जो बुरी हार हुई है तेजस्वी यादव की, तेजस्वी तो जिम्मेदार है ही, राहुल गांधी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जो बेसिर पैर की झूठी बातें करने पर अफवाहें उड़ाने की राजनीति करते हैं। संसद में खड़े होकर बात करते हैं वोट चोरी की, लेकिन जब उनकी बात का जवाब दिया मिलता है तो लोकसभा में गृह मंत्री का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, गृह मंत्री से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती और सदन छोड़कर भाग जाते हैं। इतना भी क्या डरना, जब आप सदन के अंदर गृह मंत्री से डर रहे हो और सदन को छोड़कर भाग रहे हो, जनता में क्या मुकाबला करोगे? तो अखिलेश यादव ने इतनी कमजोर कांग्रेस पार्टी को, जिसका कोई वजूद नहीं है, उसके लिए भी ये कह दिया कि हम उससे मिलकर ही लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि क्या पंकज चौधरी के आने से अखिलेश को नुकसान होगा? क्या पंकज चौधरी और अखिलेश के से मुकाबला कर पाएंगे? मेरा कहना है कर पाएंगे। पंकज चौधरी अखिलेश यादव के लिए बहुत भारी पड़ेंगे। जो लोग अखिलेश यादव को पिछड़ों का नेता समझते हैं, वो राजनीति का आकलन करने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था और पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी कहा था, अखिलेश यादव ने खुद अपने आप को यादवों के नेता के रूप में स्थापित किया और पिछड़ों के नेता के रूप में स्थापित नहीं किया। जब मुलायम सिंह यादव पार्टी के नेता थे, उनको तमाम पिछड़े समुदाय का वोट मिलता था, और पिछड़े समुदाय का नहीं, उन्हें अगड़े समुदाय का वोट मिलता था। और जो मुलायम सिंह का गाढ़ा है, जो मध्य है, उत्तर प्रदेश है, उन्हें वहां पर ब्राह्मण वोट भी मिलते थे, उन्हें वहां ठाकुर वोट भी मिलते थे, यहां तक कि उन्हें कायस्थ वोट भी मिलते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने आप को सारे अगड़ों से अलग कर लिया, सारे पिछड़ों से अलग कर लिया और अपने आप को सिर्फ यादव नेता के रूप में स्थापित कर दिया।
अब कुछ लोग कह सकते हैं यदि ऐसा है तो लोकसभा में भाजपा क्यों हारी? लोकसभा में एक झूठा नैरेटिव कि आरक्षण खतरे में है, ये चल गया था, और इसको चलने का एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं संघ के सरसंघ चालक भी थे, जो अक्सर जिनकी बातों को तोड़ मरोड़ का पेश कर दिया जाता है और जो पत्रकारों की कुटिलता को नहीं समझ पाते। इस वजह से थोड़ा नुकसान हुआ। यदि पंकज चौधरी के आने से पूरा कुर्मी वोट एक तरफ हो जाता है तो अखिलेश यादव के पास 2 वोट बैंक बचेंगे, और वो होंगे यादव वोट और मुस्लिम समाज का वोट। अभी मुस्लिम समाज का वोट अखिलेश यादव का है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी के साथ समझौता करके अखिलेश यादव मुस्लिम वोट को थाली में परोस कर राहुल गांधी को दे रहा है, और मैं ये कहूंगा बहुत बड़ी गलती कर रहा है। यदि अखिलेश यादव को थोड़ी सी राजनीतिक समझ है तो उन्हें उत्तर प्रदेश की एक सीट पर भी राहुल गांधी से समझौता नहीं करना चाहिए, जिससे मुस्लिम वोट इंटैक्ट आपका रहेगा और सपा के अलावा किसी और को नहीं जाएगा। लेकिन आप खुद मुसलमान को कांग्रेस के पास जाने के लिए मजबूर करेंगे। यदि कुर्मी वोट अलग हो जाता है तो अखिलेश यादव के पास यादव वोटों के अलावा जो थोड़ा बहुत वोट है वो कुर्मी समाज का मिलता था, और वो मिलता था इसलिए कि बेनी प्रसाद वर्मा लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, बड़े कुर्मी नेता थे, और उनकी वजह से कुर्मी वोट मिलता था। लेकिन अब बेनी प्रसाद वर्मा नहीं है, और अंत दिनों में उनका भी मुलायम सिंह जी से बड़ा मतभेद रहा, सपा से मतभेद रहा, और धीरे धीरे कुर्मी वोट ने बेनी प्रसाद जी को भी छोड़ दिया था और सपा को भी छोड़ना शुरू कर दिया था। भाजपा के सामने प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए 3 बड़े नाम थे। दलित वोटों के लिए साध्वी निरंजन ज्योति का नाम था, कुर्मी वोटों के लिए पंकज चौधरी का नाम था, और गैर कुर्मी बैकवर्ड वोटों के लिए एक बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य का था। जो केशव प्रसाद मौर्य का वोट बैंक है वो परंपरागत रूप से भाजपा का ही वोट बैंक है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जनता से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय हैं, और यदि कार्यकर्ताओं की राय ली जाती तो वो शायद केशव प्रसाद मौर्य जी के पक्ष में ही अपनी राय देते। लेकिन भाजपा को लगा कि हम केशव प्रसाद मौर्य जी को अध्यक्ष बनाने से किसी नए वोट बैंक को नहीं जोड़ पा रहे। जहां तक दलित वोट बैंक का सवाल है, दलित वोट बैंक भी परंपरागत रूप से उसमें यदि है कि हम जाटव समाज को छोड़ दें तो बाकी वोट बैंक बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहा है। इसलिए भाजपा ने साध्वी निरंजन ज्योति को और केशव प्रसाद मौर्य को अलग हटाकर ओम प्रकाश सिंह को चुना, पंकज चौधरी को चुना, और यदि पंकज चौधरी पूरी तरीके से कुर्मी वोट में सेंध लगाने में 100% कामयाब हो गए तो मैं आज ही 13 दिसंबर को जब ये वीडियो बना रहा हूं तो ये बात कह सकता हूं कि 2027 में अखिलेश यादव का चुनाव हारना बिल्कुल निश्चित है। वो एक कांग्रेस को 1 सीट दे या 100 सीट दे, कांग्रेस के पास अखिलेश यादव से लेने के लिए बहुत कुछ है। यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, लेकिन कांग्रेस के पास अखिलेश यादव को देने के लिए कुछ नहीं है। मुस्लिम वोट सपा का है, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं।
और यदि कांग्रेस के पास कुछ कहीं 100, 200, 10, 20 ब्राह्मण वोट है भी, तो समझौते की स्थिति में वो सपा को नहीं मिलेंगे, वो वोट भाजपा को ही मिलेंगे। और वो 10-20-100 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। पूरे उत्तर प्रदेश में दिया, आप देखो, अमेठी और रायबरेली को छोड़ दो, मेरे जिले की बात कर लो आप, और आप सारी विधानसभा सीटों में कांग्रेसियों को लड़ा दो। यदि धोखे वाले वोटों वाला निकाल दोगे तो 100 वोट मिलने के नहीं है किसी विधानसभा के प्रत्याशी को। इतनी बुरी स्थिति है। तो कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आखिर क्या लेंगे समाजवादी कांग्रेस पार्टी से अलायंस करके? लेकिन पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाकर भाजपा अखिलेश यादव से छीन लेगी। केशव प्रसाद मौर्य कोई भाजपा से बगावत करने नहीं जा रहे। बड़ी संख्या में सैनी वोट है उत्तर प्रदेश में। कहीं सैनी प्रत्याशी ही होता है तब तो सैनियों में डिवीजन हो जाता है, अन्यथा सैनी वोट पूरी तरीके से भाजपा को मिलते हैं। तो इस तरीके से यदि मैं उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की बात करूं तो दलितों में जाटव समाज के अलावा जो शेष दलित वोट है वो बहुतायत में भाजपा को मिलता है। यदि पिछड़ों में बात करूं तो वो यादवों के अलावा, और अब यदि मैं कुर्मियों को भी ले लूं तो लगभग 70 से 80% वोट भाजपा को ही मिलता है। और अखिलेश यादव ने खुद समय समय पर अगड़ों को गाली दिलवाते रहे। कभी वो स्वामी प्रसाद मौर्य को ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि तुम हिंदुओं का अपमान करो, कभी वो रामजी लाल सुमन को जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि तुम हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, हिंदू जो रणबांकुर है उनका अपमान करो। तो कट्टर हिंदुओं को अखिलेश यादव खुद अपने से अलग कर देते हैं। अगले समुदाय को वह अपने किसी ना किसी छोटे भैया से गालियां दिलवा देते हैं। तो वो वोट भी ऑलरेडी भाजपा को मिल जाता है। अभी कप सिरप मसला चल रहा, और जौनपुर के धुरंधर क्षत्रिय नेता धर्मेंद्र सिंह ने बयान भी दिया अखिलेश यादव क्षत्रिय विरोधी हैं। तो इसलिए उस परिस्थिति में भाजपा के पास पिछड़ों में भी वोट ही वोट है, अगड़ों में भी वोट ही वोट है, और दलितों में भी वोट ही वोट है। लेकिन अखिलेश यादव के पास बस मुस्लिमों में वोट ही वोट है और यादवों में वोट ही वोट है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि पंकज चौधरी अखिलेश यादव का मुकाबला करने में सफल होंगे, अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाने में सफल होंगे, भाजपा का राजनीतिक दायरा फैलाने में सफल होंगे, और निश्चित रूप से यदि राजनीति इसी तरह से चलती रही, अखिलेश यादव इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं का उपयोग करते रहे, तो अब पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैं आज 13 दिसंबर 2025 को ही ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ, राजनीतिक आधार पर, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर नहीं। मेरा एस्ट्रोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक आधार पर कह सकता हूँ कि 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा जीतेगी, सपा हारेगी, अखिलेश यादव हारेंगे। आज चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।